कल वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि रोमन रेंस और सीएम पंक सेम मूवी के अंदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करने वाले हैं जिसमें रॉक भी होंगे। तो अब उसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट भी किया है सीएम पंक ने। आप ऊपर और नीचे फोटो देख सकते हो। नीचे वाली फोटो वही है जो कि इस मूवी का कवर है, पोस्टर है, और ऊपर सीएम पंक ने वो वाली फोटो यूज़ की है जब रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों ही वॉर गेम्स मैच में थे और इनके बीच में हमने टेंशन भी राइज होती हुई देखी थी, क्योंकि रोमन रेंस अपने हिसाब से वॉर गेम्स मैच चलाना चाहते थे लेकिन सीएम पंक के भी अपने तौर तरीके थे। और इस वाली वीडियो पे तो इंस्टाग्राम पे व्यूज भी बहुत ज्यादा हैं और अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको अपनी प्रोफाइल पे पिन करके रखा हुआ है। लेकिन पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये रोमन रेंस और सीएम पंक की कहानी उस तरीके से आगे तो नहीं बढ़ाई। बट अब क्योंकि इस बार फिर से वॉर गेम्स में सेम सिचुएशन होने वाली है तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन और जो आशाएं हैं वो शायद हम डब्ल्यूडब्ल्यू से ज्यादा रख सकते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। वो जो बात मैं आपको पिछले कुछ टाइम से चैनल पे बता रहा था एलिमिनेशन चेंबर के बारे में, वो अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल करके उस पर हरा ग्रीन ठप्पा मार दिया है। ये आप ट्रिपल एच का ट्वीट देख सकते हो जहां पे उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर का अनाउंस किया है और ये शिकागो से होने वाली है। और अभी हम जिस टाइमलाइन में है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीएम पंक के पास में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। तो वही जो मैं आपसे पहले वीडियो में बोल रहा था कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ये कंसिडर करेगी कि वो सीएम पंक के पास ही वो चैंपियनशिप रखें जब तक एलिमिनेशन चेंबर नहीं आ जाता। और शिकागो के क्राउड के सामने अगर सीएम पंक अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं, और क्योंकि ये रोड टू रेसलमेनिया का टाइम होता है, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। वैसे तो अभी टू मच ही हो गई है, उतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक टाइम पे हम बोलते थे कि चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई, लेकिन अब तो काफ़ी कुछ उथल पुथल मचता है। बट अगेन अनप्रिडिक्टेबल डब्ल्यूडब्ल्यू होने का मतलब ये भी नहीं होता कि डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी है। तो जो भी है देखते हैं एलिमिनेशन चेंबर तक ये सीएम पंक के पास चैंपियनशिप रहती है या फिर नहीं। और आप मुझे बताना कि आप एलिमिनेशन चेंबर अगर अभी मैं सिर्फ आपसे पूछूं तो आप क्या चाहोगे कि क्या ये चेंबर मैच होना चाहिए कि ताकि रेसलमेनिया में दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो मैच है वो किसके लिए हो, या फिर इस बार इनको टाइटल ही डिफेंड करना चाहिए। आई थिंक दोनों ही ऑप्शन डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ठीक रहते हैं। ये देखना होता है कि स्टोरी लाइन कौन सी बढ़िया है। बट अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद जो टाइटल डिफेंस है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जो हेनरी के बारे में हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, वो टीएनए के टाइम से, फिर जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आए थे, वो जो टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी उनकी डील हुई है उसकी वजह से जो आए थे। अब ये बात हमको पता थी कि जो हेनरी का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, और अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि होने वाला है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। रिपोर्ट इसके बारे में ये आई है कि जो हेनरी फिलहाल मेन रोस्टर में डायरेक्ट नहीं आ रहे, वो सिर्फ एनएक्सटी में ही होने वाले हैं। बट मैं इसको थोड़ा मिक्स तरीके से लूंगा क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अगर वो एनएक्सटी में आ रहे हैं तो वो मेन रोस्टर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो मेन रोस्टर की ऑडियंस है वो भी बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गई है। सोचो जो हेनरी को रेसलमेनिया में मैच करने को मिला है, और ये सिंगल्स मैच करने का सपना डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स का होता है। तो इससे पहले कि वो एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बने उससे ही पहले वो रेसलमेनिया में एक मैच कर चुके। तो देखो जो हेनरी का जो हाइप है, जो उनका क्रेज है फैंस के बीच में, वो अलग है। बट अगेन वो एक हाइप होना और क्रेज होना, अच्छी टी शर्ट्स बिकवा देना, टिकट सेल करवा देना, वो मैट्रिक अब अलग चलते हैं। और फिर क्या स्टोरी लाइन अच्छी है, वो उसकी कहानी कुछ अलग ही होती है। और इसका प्राइम एग्जांपल हम लोग जेओसो मान सकते हैं। तो आई थिंक अब तो सारे ही फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के बलबूते डब्ल्यूडब्ल्यू अपने जो डिसीजंस हैं, फिर जो स्टोरी लाइन है, उनको छेड़छाड़ नहीं करने वाली, क्योंकि शायद वो अब दूध के जले हो चुके हैं। तो छाछ भी हमारे में तो कहा जाता है कि फूक फूक के पीते हैं। बट देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ से कोई लेसन लिया है या फिर नहीं। अच्छी स्टोरी लाइन के साथ लेके आना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर आप जो हेनरी को अच्छा चलाना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यू में। एक देखो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, और ये ट्वीट बिल्कुल रैंडम है। इस ट्वीट में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 3 पिक्चर्स यूज करी गई है। एक ब्रॉन ब्रेकर की है जो कि मैंने आपको बहुत टाइम पहले दिखाई थी कि कैसे बिल्कुल रेट्रो ओल्ड डब्ल्यूडब्ल्यू वाली वाइब दे रही है। फिर एक पिक्चर ओबा फेमी की है, और जो दूसरी पिक्चर है वो जेकब फाटू की है। और सही में इन तीनों सुपरस्टार्स को देख के वो आजकल जिन सुपर जैसे हम बात करते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार्स का होना बहुत मुश्किल हो गया है, इन तीनों के अंदर इन फोटोज को देख के भाई वो पोटेंशियल तो नजर आ रही है। और इस पर भाई 6 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन भी हो चुके हैं और 4000 से ज़्यादा इसके ऊपर लाइक्स भी हैं। और एक रैंडम मैंने ट्वीट देखा भाई, इस पर तो 8000 लाइक्स हैं। और यहाँ पे ओबा फेमी को प्रेज किया जा रहा है कि कैसे ये कितना इंटिमिडेटिंग है, और साथ में बहुत ज़्यादा ये स्कैरी लग रहा है। थोड़ा केन से भी कंपेयर कर दिया। खैर उतना ज़्यादा मैं कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो केन की और उस जमाने के इस केन की जो बातें हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा अलग थी। लेकिन लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं ओबा फेमी को। अभी तो फिलहाल वो उनको मेन रोस्टर में ही लेके आ रहे थे ऐसा हमने सुना था, बट फिर वो उनको एनएक्सटी में दोबारा से लेके आए हैं। बट आई थिंक अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सोच समझ के सही मौके पर लाने का प्लान कर रही है ओबा फेमी के लिए तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है। बाकी अगर तीनों का ट्रिपल थ्रेड मैच करवा दिया
तो वो जो एक बलशाली लोगों का मैच होता है ना, बिल्कुल हैवीवेट क्लैश, उस टाइप की फीलिंग दे सकता है। अगर इन सुपरस्टार्स पे डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से इन्वेस्ट कर रही है तो मैं सही में बता रहा हूँ, ये जो हम बात करते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर सेफ है क्या, सही हाथों में है, वो ये तीनों सुपरस्टार्स कर सकते हैं। ऐसे देखो, बोलने के लिए अच्छी अच्छी बातें किसी भी सुपरस्टार के खिलाफ बोलोगे, लेकिन जो सुपरस्टार लेवल का होता है वो होता है सुपरस्टार के लेवल का, मतलब कुछ कुछ अलग लोग होते हैं और इनमें वो पोटेंशियल है। बट देखो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या इनको सही तरीके से यूज या फिर यूटिलाइज कर पाती है, जो कि आगे जाके कंपनी को चलाने वाले सुपरस्टार बने। मुझे पता बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा होगा यार ये कहाँ से बन जाएंगे, लेकिन हर एक टाइम का जो प्राइम बंदा होता है ना, उसको 5-10 साल पहले उस टाइम के प्राइम लोगों के हिसाब से ही, जैसे कैसे एग्जांपल दूं इसका, जब जॉन सीना आया था, जब रोमन रेंस आया था, जब ये सारे लोग आए थे, तो फिर इनको भी कभी नहीं माना जाता था कि ये कंपनी को लीड करेंगे, बट वो चीज़ फिर उन्होंने करके दिखाई। ये सिंपल ऐसे बता सकता हूँ मैं आपको, अगर आपको अभी इन सुपरस्टार्स को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में रोमन और जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स के बारे, सेथ रॉलिंस के बारे में भी ऐसे ही बोलते थे लोग। भाई यार पॉल हेमन, स्टेफनी मैकमैन का वो जो शो है व्हाट्स योर स्टोरी, उसमें आए थे और उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बता दी भाई। उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने रोमन रेंस को धोखा क्यों दिया था। देखो वो हॉल ऑफ फेम वाली चीज से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं मतलब बातें तो उन्होंने बहुत सारी करी और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो पॉल हेमन ने पहले हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन के बारे में बोला कि देखो मेरे को 4 बार ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू बोल चुकी थी, लेकिन मैंने हर बार इसको ठुकराया, लेकिन जब ट्रिपल एच के हाथों में सारी चीज़ें आई और उन्होंने मेरे को बोला, तो भाई मेरे को लगा कि यार मतलब सही में मैं चीज़ डिजर्व करता हूँ। थोड़ा उनको बढ़िया लगा ये जो जेस्चर था, और उसके बाद क्रिएटिव भी थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा मिल गई थी पॉल हेमन को, तो उनको अपनी वैल्यू ज़्यादा फील हो रही थी। फिर उन्होंने रोमन रेंस की भी बात करी कि रोमन रेंस जब उस टाइम पे चैंपियन था और सबसे खतरनाक बंदा था पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू का, और उस टाइम खतरनाक मतलब कि बिल्कुल अमेजिंग चल रहा था, तो उस टाइम पे रोमन रेंस का मुझे इंडक्ट करना, मेरी इतनी ज़्यादा मेरे को वो जो भी उनको चीज़ें फील हुई, तो वो कहते हैं भाई उसको तुम मैच नहीं कर सकते थे, और क्यों, इसलिए वो मेरा हॉल ऑफ फेम का जो इंडक्शन है उस साल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी ऐसी बात बोल दी जो कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ोगे तो आप बोलोगे भाई ये क्या बोल दिया पॉल हेमन ने। पॉल हेमन कहते हैं कि तुमको मेरे साथ इंटीमेट होने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा जितना तुम अपने पार्टनर के साथ होते हो। तो ऐसा पॉल हेमन ने जब अलग अच्छे से इसको स्पेसिफाई किया, तो बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो ना, तो मेरे को तुम्हारी हर नर्व्स पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ तुमको ट्रिगर करती है, किससे तुम इमोशनल होते हो, किससे खुश होते हो, ताकि उस चीज़ को हम रियलिटी में उतार पाएँ जब हम डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो कहते हैं कि ये काम मैं रोमन रेंस के साथ कर पाया। ब्रॉक के बारे में कहते हैं कि वो वन डायमेंशनल कैरेक्टर रहा है, लेकिन रोमन रेंस के साथ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका था, और इसीलिए हम वो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर फैंस को दे पाए। भाई ये तो बिल्कुल एक वो पॉल हेमन को देख के पूरी ऐसी वाइब आती है जैसे आप सोने की बात करते हो तो सुनार आता है, लोहे की बात करते हो लोहार आता है, तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू की बात करते हो भाई। इसीलिए मैंने नाम देखो कलाकार आदमी बहुत टाइम पहले ही दे दिया था। फिर इसके बाद वो बात करते हैं रोमन रेंस को धोखा देने के बारे में। कहते हैं देखो मैंने रोमन रेंस के साथ सब कुछ कर लिया था, मतलब कि हमने रोमन रेंस के कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर लिया था। चैंपियन वो बन चुका था, इतना लंबा उसका रेन हो चुका था, बहुत कुछ रोमन रेंस के साथ एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं, तो मुझे लगा अब लॉन्ग टर्म में और आगे क्या सोचा जा सकता है। और क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का ही सोचता हूँ, इसलिए ये जो मेरा अलायंस हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ, ब्रॉन ब्रेकर के साथ, ब्रॉनसन रीड के साथ, ये एक परफेक्ट डिसीजन था। तो इसको पॉल हेमन अभी बहुत अच्छी तरीके से बैक कर रहे हैं। वो तो सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से जो मामला है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब पॉल हेमन ने बहुत सारी बातें बोली हैं इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में, हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट क्या सही में रोमन रेंस को अब लॉन्ग टर्म की तरह नहीं देखा जा रहा, उसी डिस्कशन के ऊपर आए तो भाई आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो जहां पे रोमन रेंस और कोडी रोड्स के एक बार फिर से रेसलमेनिया में मैच की बात करी जा रही है। रेसलमेनिया 39 में देखा, 40 में देखा, जहां उस समय ब्लड लाइन आई थी, फिर 40 में जो है चैंपियनशिप जीत ली कोडी रोड्स ने। अब 42 में कैसे कोडी वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा, जो कि 1-on-1 मैच होगा, यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, और ये एक तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए होगा कि कौन बंदा अभी भी स्टिल इस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को चलाता है। इस बार तो अगर आप देखोगे तो भाई रोमन रेंस के पास मैच करने के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। उनको आप ब्रॉन ब्रेकर के सामने लड़वा सकते हो, सेथ रॉलिंस भी अगर ठीक हो गया तो वो वाला भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक ऑप्शन है। फिर आप उनको ये कोडी रोड्स वाले मैच के लिए भी देख सकते हो। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारी चीजें चाहे तो एक्सप्लोर कर सकती है। बट आई थिंक रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का एक बार अगर तीसरी बार और मैच होता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ये 3 मैचेस वाला जो फंडा है उसको बहुत पसंद करती है, तो आई थिंक ये किसी भी रेसलमेनिया की स्टेज के लिए देखो मैं तो देखने के लिए तैयार हूं, बस स्टोरी उसके पीछे अच्छी होनी चाहिए। और भैया ये पार्ट टाइम वाले रोमन रेंस को जरा कान पकड़ के तुम शोज पे लेके आना, क्योंकि आप हर बार बड़ा मैच तो बना सकते हो लेकिन उसकी स्टोरी भी फिर बढ़िया होनी चाहिए, ताकि हम फैंस उस पूरे मैच, उस पूरी फ्यूड, उस पूरी स्टोरी लाइन को याद रखें, जैसे हम अभी भी प्रेस कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच को, उनकी स्टोरी लाइन को। जितना डीप में
उन्होंने वहाँ पे जो स्टोरी लाइन है उसको फैंस को WWE में दिखाया था, मतलब वो तो कुछ अलग ही लेवल का था। तो होपफुली वो जो रोमन रेंस का ब्लड लाइन वाला है ना सिनेमा वाला हिसाब किताब, वो भी दिखे, तब भाई आप किसी लल्लू पंजू के साथ भी अगर रोमन रेंस की स्टोरी करोगे तो वहाँ पे फैंस का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाता है उनके ऑब्वियसली कैरेक्टर की वजह से। अभी ना बूकर टी ने जे उसो के बारे में एक ऐसी बात बोली है जो उन्होंने उस इंटेंशन से तो नहीं बोली, लेकिन क्योंकि जे उसो के ऊपर फैंस चढ़े हुए हैं कि भाई इसके बारे में कोई कुछ बात बोल दे मजा आ जाए, तो बूकर टी ने बोला कि अब अगर जे उसो को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है दोबारा से तो भाई ये काम आसान नहीं होने वाला, पूरे पिछवाड़े तक का उनको जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा बूकर टी बोलते हुए कहते हैं कि देखो आपने एक बार चैंपियनशिप जीत ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए दरवाजा खुला है और आप दोबारा भी इसको जीत जाओगे। जे उसो को सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात बूकर टी शायद ना सिर्फ जे उसो बल्कि हर किसी दूसरे सुपरस्टार के लिए भी ऐसे ही बोलते जिसके अंदर शायद पोटेंशियल है दोबारा टाइटल जीतने की, लेकिन फैंस ने इसको इस सेंस में ले लिया कि देखो बूकर टी चीज़ों को समझता है कि जे उसो एक बार चैंपियन बन गया, चलो वो तो एक WWE का बोल सकते हो गलती थी, फ्लूक था, लेकिन अब दोबारा वो चीज़ नहीं होगी, और ये बात बूकर टी को भी पता है। लेकिन बूकर टी थोड़ा फिर और क्लैरिफाई भी कर देते, कहते हैं भाई ये बात मैं जे उसो से प्यार करता हूँ और उसे पता है कि उसको दोबारा चैंपियन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उन्होंने कवर वैसे किया था, बट यही है कि जे उसो को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बहुत सारे फैंस नहीं देखना चाहते। अब आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताना। आई थिंक किसी एक सुपरस्टार से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, क्या वो एंटरटेनिंग है वो चीज़ मैटर करती है, और वो चीज़ जे उसो के लिए लोगों ने फील नहीं करी, इसलिए रिसेंटली जे उसो के अगेंस्ट हम लोग जो है ये फैंस की पूरी ट्रेन देख रहे हैं जहाँ पे लोग उनको इतना पसंद नहीं कर रहे, भले ही उनकी मर्चेंडाइज बिक रही या फिर लोग उनके लिए उनकी एंट्रेंस पर यीट क्यों ना बोल रहे हो। सेथ रॉलिंस अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आए थे और यहाँ पे उन्होंने जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर की बात करी और एक मस्त चीज़ उन्होंने बोली, इसीलिए बस मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो मेरे को जॉन सीना के साथ टैग टीम में काम करने को मिलता, WWE टेलीविजन पे मजा आ जाता। वो कहते हैं कुछ साल पहले इंडिया में मैंने जॉन सीना के साथ टैग टीम मैच रसल किया था और वो बहुत फन था, और आज भी सेथ रॉलिंस ने बात बोली कि अपने पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर में वो लाउडेस्ट क्राउड्स में से एक था जो मैंने इंडिया में फील किया। मैं जॉन सीना की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था कि मैच में वो मुझे क्या बोल रहा है, तो वो ये बोल रहे थे कि मेरे को जॉन सीना के साथ टैग टीम मैच है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस मूवमेंट की फिर से बात कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद सेथ रॉलिंस क्योंकि अभी भी इवेंट हुआ है तो फिर इसलिए आप प्रेस करते हो शोज़ को, ताकि वही है ना कि अच्छा माहौल बनाना होता है, बट सेथ रॉलिंस वो बात सही में मीन करते हैं। और मैं भी क्योंकि वहीं बिल्कुल रिंग साइड पे था, समझ लो जितनी दूरी पर एक कैमरा लगा हुआ है इतनी दूरी पर जॉन सीना और सेथ रॉलिंस थे मेरे सामने, और भाई सही में मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं आ रहा कि हाँ सही में इतना लाउड था, क्योंकि मेरा तो वो पहला WWE का शो था और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शायद सारे ही शोज ऐसे होते होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्राउड की मैडनेस थी वो कुछ अलग ही थी। तो ये देखो इंडियंस ने अपना पूरा जलवा दिखा दिया। हाँ वो बात अलग है कि उसके बाद से WWE ने इंडिया में आने को कुछ नाम लिया नहीं, और वो नेटफ्लिक्स की डील की वजह से पता नहीं अब ये चीज़ आगे कैसे वर्क करने वाली, उसके बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं। जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज के स्टेटस की बात करते हैं। भाई पता नहीं अचानक से वक्त जज्बात सब कुछ बदल चुके हैं, क्योंकि मेल्ट्जर का कहना यह है कि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच में होने ही नहीं वाले। उन्होंने ये बोला कि WWE ने जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए ही प्लान किया था, लेकिन अब उन्होंने उस मैच को पहले कर दिया, और ये चीज़ ये एंगल खुद मेल्ट्जर नहीं बोला था कि जॉन सीना और रोमन रेंस और ये सारे बेफेस वाली टीम बन जाएगी, लेकिन अब उन्होंने बोला कि WWE का ऐसा प्लान है नहीं जॉन सीना को वॉर गेम्स वाले मैच में डालने का। पता नहीं अब ये कैसे वर्क करने वाला है, बट एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है कि जो ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक लेसनर वाली चीज़ है वो आपको आने वाले हफ्तों में दिखेगी ही दिखेगी, मतलब कि वो वॉर गेम्स मैच के पार्टिसिपेंट होने वाले हैं। तो जॉन सीना नहीं, पता नहीं फिर अब जॉन सीना क्या करेंगे, क्योंकि अगर जॉन सीना नहीं है इस वाले ये वाले मैच में तो फिर आप ये भी तो सोचते हो कि सर्वाइवर सीरीज में फिर उनका क्या होगा, रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक वाला वो कैसे है, और मतलब पता नहीं अगर WWE ने कुछ सोचा है कि उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में ना करके वो मैच बॉस्टन में ही कर दिया मंडे नाइट रॉ में, तो कुछ तो प्लान्स होंगे, क्योंकि फीचर तो WWE करेगी सर्वाइवर सीरीज में। तो क्या कुछ और सरप्राइज हम लोगों के लिए है वो शायद हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा, या आप बोल सकते हो अगली मंडे नाइट रॉ में पता चलेगा। और जैसे जैसे अगली मंडे नाइट रॉ पास आ रही है भाई, और ज़्यादा कुछ मैं आपको ऐसी बात बता सकता हूँ जो कि आपको और ज़्यादा इस वाले शो के लिए एक्साइटेड करेगा। मेल्ट्जर ने ये बात बोली है, और हाँ अगर आपको मेल्ट्जर के बारे में नहीं पता भाई, तो मेल्ट्जर का है जो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो न्यूज़लेटर है ये 1982 से चल रहा है, और इसीलिए इतना ज़्यादा रेप्यूटेड है प्रोफेशनल रेसलिंग में, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले से ही इसको बना चुके हैं। और मेल्ट्जर उस टाइम से हैं जब विंस मैकमैन के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते थे। जैसे एक होता नहीं है कि जैसे मतलब एक जो सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट होता है जिसने बिल्कुल ही शुरुआत से इन सारी चीज़ों को कवर किया है, उसमें सबसे आगे नाम मेल्ट्जर का है। तो अगर आपको नहीं पता मेल्ट्जर क्या है तो डेव मेल्ट्जर ये है। तो डेव मेल्ट्जर ने ये बोला है कि अगली मंडे नाइट रॉ एक खतरनाक लेवल का शो होने वाला है, कुछ ऐसे शोज़ में से जैसे हम याद रखते
सकते हैं कि एक वो मंडे नाइट ड्रॉ हुई थी वैसे लेवल का, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन से अपने आप में वैसे ही शो स्पेशल होते हैं। जॉन सीना की आखिरी मंडे नाइट ड्रॉ होने वाली है, और ये बात मेल्जर ने बोली है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों ही अगले मंडे नाइट ड्रॉ में फीचर होने वाले हैं, और अगले मंडे नाइट ड्रॉ में जो वॉर गेम्स वाला मैच है वो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो मतलब कि अगली मंडे नाइट ड्रॉ हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एंड एक चीज सोचने वाली ये भी है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर भी आमने सामने होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों अपनी अपनी टीम्स को जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं वॉर गेम्स में। तो ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को साथ में रिंग में एक टाइम पर देखना, वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट, वो नॉस्टैल्जिया तो दिलाया गया, और साथ में वो ऑरा प्लस 1000 वाला जो मूवमेंट है वो मंडे नाइट ड्रॉ से हम लोग विटनेस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।